एक शायर ने कहा ना कि होके मायूस ना आंगन से उखाड़ो पौधे, धूप बरसी है तो बारिश भी यहाँ होगी। बात संविधान की नहीं है, बात हक की है। लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं जो कि संविधान खतरे में है। भाई संविधान कहाँ खतरे में, बताइए मुझे, को बताइए खतरे में। जिस संविधान से भगवान राम को न्याय मिल गया, वो संविधान खतरे में कैसे हो सकता है? तो चुनाव का जो घोषणा पत्र होता है, अगर घोषणा पत्र पे जो है वो 2 बार पे खरा नहीं उतरता है वो प्रत्याशी, तो उसका जो है ना निस्तारण होना चाहिए, ताकि वो दोबारा जीवन में जो है कभी चुनाव ना लड़ सके। विधायकों के 5 साल और एमपीओ के 5 साल की तनख्वाहें 6 टर्म का तो तनख्वाह बढ़ती जा रही है। इसमें संशोधन होना चाहिए संविधान में, ना कि उन चीजों में जो कि निःशुल्क है। और आज करप्शन का लेवल ये है कि बिना, जो पहले तो होता था गलत काम कराने के लिए पैसा दिया जाता था, अब कोई भी काम कराने के लिए पैसे के बिना काम ही नहीं होता। मेरा प्रश्न इन नेताओं से, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो, इन सबसे ये है कि क्या आप लोग अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, जो छोटी छोटी बातों के लिए जनता को सड़क पे आने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। आज हम गणतंत्र दिवस के अवसर पर हल्द्वानी के डीके पार्क सुपरमार्केट में खड़े हैं। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूं, क्योंकि 77वें गणतंत्र उत्सव को हम मनाने जा रहे हैं। क्या खोया क्या पाया जानेंगे, क्योंकि ये शहर के सारे वरिष्ठ नागरिक हैं, प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, क्योंकि किसी भी देश की बैकबोन व्यापार से जुड़ी होती है। तो आज सबकी राय लेंगे और सबसे जानेंगे कि जो सपना लेकर के हमारे जो शहीदों ने अपनी बलिदानी दी थी, क्या वो सपना पूरा हो गया। हमारे बीच में कई अध्यक्ष आए हुए हैं, कई सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग आए हुए हैं, सबसे जानेंगे। मैं सबसे पहले आप सभी को बधाई भी देता हूं गणतंत्र दिवस की। हमारे बीच में सुपरमार्केट, जो मटर गली के नाम से जानी जाती है, अध्यक्ष है आप उसके, दलजीत सिंह दल्ली जी, आपका स्वागत है दलजीत भाई। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से भारतवर्ष की जनता को और आपके चैनल को जो है बधाई देता हूं, क्योंकि आपने एक कार्यक्रम को जो है, जो 26 जनवरी को पूरा देश हमारा जो है मनाता है, और जहां तक वो है 1947 को तो हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन 26 जनवरी जो है हमारा संविधान लागू हुआ था। और उसके साथ साथ जो है आज की डेट में जो संविधान हमारा है वो जो है वो पूरे भारतवर्ष में जो है लागू होता है हर आदमी पर, क्योंकि 26 जनवरी जो है हमारा राष्ट्रीय पर्व है, और राष्ट्रीय पर्व को जो है हम पूरे भारतवर्ष के लोग जो है बड़ी जोर शोर से मनाते हैं। ये संविधान की बात कर रहे हैं, और क्योंकि 26 जनवरी को हमारा संविधान सभी को मालूम है, गणतंत्र उत्सव इसीलिए मनाया जाता है, उस दिन लागू हुआ था। मैं भट्ट जी आपसे जानना चाहूंगा, संविधान हर समुदाय बोल रहा है, चाहे मुस्लिम समुदाय हो, चाहे दलित समुदाय हो, अब तो स्वर्ण भी बोलने लग गए संविधान खतरे में है। जब हर धर्म का आदमी बोल रहा है संविधान खतरे में है, तो क्या पाया क्या खोया? नहीं, देखिए, जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो सबसे बड़ा प्रश्न सिर्फ और सिर्फ आज़ादी था। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो लोगों ने एक आज़ाद हवा में सांस ली। तो आज भी हमें भी महसूस होता है, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि क्योंकि कहीं जिस तरीके से पुलिस बल का दुरुपयोग किया जाता है, कहीं पर मतलब किसी आम आदमी के, जो नागरिक के आम अधिकार है, उसका मतलब उसका हनन होता है, तो लगता है कि हमें मतलब नाम की आज़ादी मिलकर पूर्ण स्वराज नहीं मिल पाया। तो पूर्ण स्वराज, संविधान क्यों खतरे में है? क्यों आपको लगता है कि संविधान खतरे में है? आज हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग विचारधारा है। कुछ लोग मानते हैं संविधान खतरे में और कुछ लोग मानते हैं संविधान मजबूत हुआ है। मैं मानता हूं कि वास्तव में कहीं ना कहीं संविधान को कुछ लोग कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। न संविधान खतरे में आ सकता है, ना कोई खतरे में ला सकता है, क्योंकि लगभग पूरे भारतवर्ष की अगर कहीं नींव है तो भारत का संविधान है। उस संविधान से छेड़छाड़ करना या उस संविधान में मनमानी करना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा, और जो भी व्यक्ति ऐसा काम करेगा वो उसके लिए विनाशकारी सिद्ध होगा। हमारे बीच में व्यापार मंडल अध्यक्ष बग्रवाल जी है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, व्यापार की दृष्टि से आपको क्या लगता है, 70 साल हो गए, कितनी ग्रोथ है हमारे देश की? सर, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से, जो आने वाला गणतंत्र दिवस 2026 77वां गणतंत्र दिवस इस देश में मनाया जाएगा, बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। हमारा देश जब 1947 को जब आजाद हुआ था, आजादी के बाद उसको संविधान की जरूरत थी, तो एक कमेटी बनाई गई बाबा भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में। उनके नेतृत्व में ये संविधान जो 26 जनवरी 19 को लागू हुआ, पूरे देश में ये संविधान चलता है। लेकिन आज जो माहौल है, जो उस वक्त लोगों ने शहीद हुए, जिन्होंने देश को आजाद कराया,
कि हम ऐसा देश होगा, लेकिन आज मुझे लगता है लोग अपने आप में घुटन महसूस कर रहे हैं। घुटन महसूस कर रहे हैं, आपके का कहना है। आज हमारे शहीद सुभाष चंद्र बोस जी की भी जो है जन्मदिन है, जयंती है। आप उसको, मैं सभी दर्शकों को बधाई तो देता ही हूँ, ये बहुत बड़ा दिन है। आजाद हिंद फौज के नाम से फौज बनाई थी। आप इस देश को इस समय वर्तमान में आप किस नजर से देखते हैं? पहले तो मैं आप सभी दर्शकों को और यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य लोगों को नमस्कार कहता हूँ और सबको बधाई देते हुए मैं बताता हूँ कि मेरा नाम विनोद शाही है और मैं हिमालय शक्ति परिषद का यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं अभी कुछ वक्ताओं के विचार भी सुन रहा था। थोड़े से कुछ वक्ताओं से मेरे विचार अलग है। मैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपनी बात कहूँ। बिल्कुल। देखिए, ऐसा है, हमारे देश को स्वतंत्र हुए तो कई वर्ष हो गए, कई दशक बीत गए। अब बात आती है कि ये देश चलेगा कैसे। ये देश चलाने के लिए कुछ बुद्धिजीवी वर्ग ने मिल करके एक डॉक्यूमेंट का निर्माण किया जिसे हम संविधान कहते हैं। आप 7 लोग 8 लोग मिल करके भी यदि कोई कमेटी बनाते हो तो उसका भी एक संविधान होता है, वो कमेटी उसी संविधान के अनुरूप चलती है। तो इसी प्रकार हमारा इतना बड़ा भारतवर्ष है, इसके लिए भी हमने एक संविधान बनाया और आशा ये की है कि वो संविधान के अनुरूप ही चले। अब समस्या तब आती है जब वो संविधान कुछ वर्षों के बाद आउटडेटेड लगने लगता है। उसके अंदर जो नीतियां हैं, उसके अंदर जो विषय हैं, जो कानून उसमें निर्मित हैं, वो ऐसा लगता है कि समय के साथ अपडेट नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि हमारे देश के संसद ने अब तक 100 से ऊपर संविधान में संशोधन कर दिए हैं। उसके लिए भी कुछ एक मानक तय है जिसके अनुरूप उतनी अगर संख्या हमारे संसद में होती है तो संविधान भी बदली हो जाता है। तो मेरी व्यक्तिगत दृष्टि में संविधान इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। उसमें हम जितने चाहे बदलाव करें, ऐसा उसकी कोई सैंक्टिटी बहुत ज़बरदस्त नहीं है कि हम ये सोचें कि संविधान कभी बदला नहीं जा सकता या उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकते। हमारी रिक्वायरमेंट, इस देश की, इस समाज की, यहाँ के रहने वाले लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो संविधान बदलता रहना चाहिए। ऐसा मैं अभी इनिशियल कमेंट देना चाहता हूँ। बहुत बड़ी बात बोली आपने, और कई बार संविधान बदलने का प्रयास भी हुआ है। हमारे बीच में जसविंदर भसीन जी हैं, पुराने नेता रहे हैं, कई पार्टियों से आप जुड़े हैं। आप वर्तमान में इस आज़ादी को किस रूप में मना रहे हैं और किस आपके नज़रिए से देश किस स्तर पर पहुंचा है? देखिए, पहले तो सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरा मानना तो यह है कि ये विकास एक निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। नेहरू जी से लेकर आज तक मोदी जी तक जो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए, जो राज्यों के मुख्यमंत्री हुए, ये लगातार हमारे देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें किसी बहुत सारी चीज़ें, जैसे अभी मैं सुन रहा था, वो एक शायर ने कहा ना कि होके मायूस ना आंगन से उखाड़ो पौधे, धूप बरसी है तो बारिश भी यहाँ होगी। तो अभी तो बहुत बुरा हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा है क्योंकि विकासशील देश है, हम चौथी ताकत बन रहे हैं, ये भी नहीं कहेंगे कि नहीं हो रहा। अब रही बात संविधान की, तो संविधान में बहुत सारे अमेंडमेंट्स पहले भी हुए हैं और लोकसभा में अमेंडमेंट्स हो सकते हैं। संविधान बदला नहीं जा सकता। संविधान की धाराओं में किसी बातों पे लेकर को हम चेंज कर सकते हैं, संविधान बदलना, क्योंकि आजकल जो ये बात हो रही है, जो अभी तक मैं भाइयों को सुन रहा था अपने, कि वो हो रही है कि हम लोग एक राइट विंग की तरफ बढ़ रहे हैं। दुनिया राइट विंग की तरफ बढ़ी है, इंडिया राइट विंग की तरफ बढ़ी है। तो जो राइट विंग की तरफ बढ़ता है वो धर्म, जाति और उसकी बात करता है। ये संविधान के लिए भी मुश्किल है और हमारे देश के लिए भी मुश्किल है। मुझे मानना है कि मुद्दों पे, जैसे आप पत्रकारिता कर रहे हैं, मुद्दों की पत्रकारिता हो, मुद्दों में लोग चुनाव लड़ें, और हम जब 5 साल बाद उसे दोबारा वोट दें तो उसके घोषणा पत्र को पढ़ें कि तूने 5 साल पहले ये बातें कही थी, ये मुद्दे थे, इसमें पूरे हुए नहीं हुए। मुद्दों से हम भटक रहे हैं, इसलिए हमारा देश जो प्रगति करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहा और वही भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। मेरी आपका स्वागत है। मैं एक आपसे महत्वपूर्ण सवाल करूंगा। हमारा देश जातियों में बहुत बढ़ता जा रहा है, और जब देश संविधान बना था, लागू हुआ था, उस समय जातियों को ध्यान में रख करके कई ऐसे कानून बनाए गए थे जिनकी आज आवश्यकता आप मानते हैं आरक्षण की या नहीं मानते हैं? पहले तो मैं गणतंत्र दिवस की उत्तराखंड वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। संविधान की बातें, वर्ग की बातें, मैं तो केवल यही कहूँगा कि उत्तराखंड जो है एक फूलों का गुलदस्ता है और यहाँ पर हर वर्ग का लोग, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी लोग प्यार से रहते हैं और ये प्यार हमेशा बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपका स्वागत करता हूँ। वर्तमान में आपको क्या लगता है, संविधान में आरक्षण खत्म होना चाहिए या आगे चलना चाहिए? देखिए, बात संविधान की है
तो मैं कहना चाहूँगा संविधान में जो आरक्षण की बात कर रहे हैं आप, आरक्षण खत्म हो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन बराबरी हो पहले बराबरी होनी चाहिए ना। बराबरी कहाँ देश के अंदर? आज देखिएगा सोशल मीडिया के माध्यम से आप, मैं भी देखता हूँ, आप भी देखते हैं, इतना शोषण है। जब इतना आज शोषण है तो उस समय कितना शोषण होगा आदमी साथ में। तो जो लोग बात करते हैं संविधान खत्म करने की, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ उन लोगों से कि जब आज इतना शोषण कर रहे हैं तो आज से 100 साल पहले कितना शोषण हुआ साथ उन लोगों के साथ में। बात संविधान की नहीं है, बात हक की है, लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं जो कि संविधान खतरे में है। भाई संविधान कहाँ खतरे में, बताइए मुझे, को बताइए खतरे में। जिस संविधान से भगवान राम को न्याय मिल गया वो संविधान खत्म कैसे हो सकता है? आप कितना सहमत हैं इनकी बातों से, भाई साहब की बातों से? भाई साहब ठीक कह रहे हैं, इस बात को मैं मानता हूँ। संविधान तो ऐसे खतरे में नहीं आ सकता, इतना आसान नहीं है लोकतंत्र देश में हमारे। आप भाई साहब किस एंगल से देखते हैं? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, संविधान हमारा खतरे में नहीं है। जब इतने सालों का राम मुद्दा भाई साहब ने कहा, जब वो बहुत अच्छी तरीके से संपूर्ण हो गया तो कहाँ से है खतरे में संविधान? बिल्कुल सही। मैं एक आपसे दल्ली भाई एक बात पूछता हूँ, जो हम ये खुली छत के नीचे इतनी खुली बात कर पा रहे हैं, 23 साल की उम्र में शहीद भगत सिंह जी ने और तमाम उनके साथियों ने अपनी शहादत दी थी। क्या वो शहादत को आप जो देखते हैं, जो उनका सपना था, क्या वो भारत आज की डेट में है या नहीं है? सबसे पहले तो यह है कि समय के हिसाब से बदलाव आया है। उन्होंने जो सोच रखी थी कि हमें आज़ादी चाहिए, वो उन्होंने अपने देखो 23 साल की उम्र में जो है उन्होंने अपने साथियों के साथ जो है हमारे भारतवर्ष को आज़ाद करने के लिए जो बीड़ा उठाया था, उस बीड़े को जो है उन्होंने पूरा करा। और साथ में आज जो हम खुली हवा में जो है अपने संविधान के तहत जो है सांस ले रहे हैं, तो वो आज जो है उन्हीं की देन है। और उनका भी जो है कई बार क्या होता है कि जन्मदिन और शहादत को जो है मनाया जाता है इस देश के अंदर, बहुत गौरव की बात है हम लोगों के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ हमारे वक्ता बोल रहे थे कि जैसे कि हमारे जो आज की डेट में जो चुनाव होते हैं, तो चुनाव का जो घोषणा पत्र होता है, अगर घोषणा पत्र पे जो है वो 2 बार पे खरा नहीं उतरता है वो प्रत्याशी, तो उसका जो है ना निस्तारण होना चाहिए, ताकि वो दोबारा जीवन में जो है कभी चुनाव ना लड़ सके। मैं भटजी आपसे एक सवाल पूछता हूँ, 5-5 बार के सांसद विधायक बने हुए हैं, उनकी 5-5 बार की पेंशन उस समय संविधान के हिसाब से कि हर बार जितना बार होगा उतनी बार मिलेगी, लेकिन आज युवाओं के लिए पेंशन तो छोड़िए, नौकरी भी 4 साल की अग्निवीर कर चुके हैं, सभी को मालूम है। आप इसको किस नजर से देखते हैं? नहीं, देखिए, जो सांसद या विधायक जो भी आपने कहा, ये केवल अपनी तनख्वाह बढ़ाने पर जोर देते हैं। कभी आपने सुना कि ये कहें कि हमारी हम जो पेंशन ले रहे हैं तो इसको खत्म कर दिया जाए, इस तरीके की बात नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, केवल अपने फायदे के लिए राजनीति हो रही है। आपने भगत सिंह इतना ऊंचा उदाहरण दिया कि मतलब देश के लिए बहुत बड़ा उदाहरण आपने दिया कि भगत सिंह ने देश के लिए फांसी के फंदे पर झूल गए। चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात हो, आज उनकी जयंती भी है। और सबसे बड़ी बात है, चंद्रशेखर आजाद देश के लिए अपने आप को मतलब जिन्होंने शहीद हो गए देश के लिए, तो उनकी क्या सोच थी? उनकी एक मानसिकता थी कि जब देश आज़ाद होगा तो देश अपने देश में नया संविधान लागू होगा, देश एक नई ऊर्जा, नई तरंग के साथ आगे बढ़ेगा। लेकिन आज बिल्कुल उसके उलट है। मतलब आज आप युवाओं की हालत देख लीजिए ना, जिन युवाओं को। मैं जोशी जी आपसे एक बात पूछता हूँ, इस समय पूरे देश में धर्म की लड़ाई चल रही है, हर आदमी धर्म को लेकर के छोटा बड़ा डेली हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, प्लेटफॉर्म पे, हर प्लेटफॉर्म पे देखते हैं। आप इसको जो धर्म को बड़ा देख रहे हैं या देश को बड़ा देख रहे हैं? क्योंकि हर किसी का अपना अपना पॉइंट व्यू है, आप जो है किस नजर से देखते हैं इसको? सर्वप्रथम जो वर्तमान स्थिति है उसमें ऐसा लगता है कुछ लोग वास्तव में संविधान की छेड़छाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी पावर का मिसयूज करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी सडनली अपने प्रयागराज में एक बहुत दुखद घटना हुई, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। ये इसी प्रकार लोग कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, क्योंकि जब संत महात्माओं को, जब हिंदू व्यक्ति को गंगा स्नान नहीं करना दिया जाएगा, उसमें अलग अलग नियम बना दिए जाएंगे, व्यक्ति देख के नियम बनाए जाएंगे, तो वास्तव में संविधान को कहीं ना कहीं खतरा महसूस होने लगेगा। और यही बात मैं कई लोगों की मुझे सुनना हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार की कोई भी जो नियम है, जैसे अभी आपने बताया कि विधायकों के 5 साल और एमपीओ के 5 साल की तनख्वाहें, 6 टर्म का तो तनख्वाह बढ़ती जा रही है, इसमें संशोधन होना चाहिए संविधान में, ना कि उन चीज़ों में जो कि निःशुल्क है, जिसमें किसी का कोई न खर्चा है ना कोई दिक्कत है, उसमें
उसमें अपने मन के नियम बनाते रहे कि ऐसे नहीं तो ऐसे जाए, ऐसे नहीं। क्या हम लोग वास्तव में गुलाम हैं या वास्तव में हम आज़ाद हैं? अगर हमारे संत महात्मा जिस देश में सुरक्षित नहीं रहेंगे, जिस देश में हमारे बीच में बेमिसता पैदा होगी, जिस देश में इस प्रकार की छोटी घटनाएं करके अपने को बड़ा देश साबित करने का प्रयास करा जाएगा और संत महात्मा को छोटा करने का प्रयास किया जाएगा, तो उस देश का विनाश निश्चित है। और ये घटना वास्तव में जो प्रयागराज में घटना हुई, ये सोचनीय घटना है कि जब हमारे धर्मगुरु ही सुरक्षित नहीं है तो संविधान कैसे सुरक्षित हो सकता है। मेरा निवेदन है, जो शासन प्रशासन में लोग बैठे हैं वो इतने भी अंधे ना हो जाए शासन प्रशासन के लोग कि सत्ता आएगी और चले जाएगी। जो ये पाप किया है, मुझे लगता है प्रयागराज में जो घटना हुई है पाप है। ये दुराचार का विषय नहीं है, दुराचार तो मुझसे होगा, दुराचार होगा पब्लिक से, परंतु संत महात्माओं के संग जो काम हुआ है वो पाप है। उस ऐसे कामों को हर धर्म के लोगों, जो अनुयायी है, जो हर धर्म के धर्म गुरु है, उनके संग किसी ने नहीं करना चाहिए और हमने इससे बचना चाहिए। आपने अपने वक्त रखे, मैं वर्तमान की बात करूं, 77 साल हो गए, बहुत बड़े बड़े कई सरकारें आई और कई गई, और वर्तमान में भी देख रहे हैं आए दिन नए नए जो है करप्शन में जीरो टॉलरेंस की बात होती है, और उधर से जो है कुछ लोग बोलते हैं कि गले गले तक करप्शन है। कौन इस पे सही बात करना चाहता है कि क्या वर्तमान में करप्शन है या जीरो टॉलरेंस है? बिल्कुल, देखिए, करप्शन की वजह से ही आज देश जहां होना चाहिए था वहां नहीं है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बहुत पहले एक आशा जगी थी अन्ना हजारे के थ्रू कि लोकपाल लोकायुक्त नियुक्त होंगे, और आज करप्शन का लेवल ये है कि बिना, जो पहले तो होता था गलत काम कराने के लिए पैसा दिया जाता था, अब कोई भी काम कराने के लिए पैसे के बिना काम ही नहीं होता। अब आप आए दिन सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में देखेंगे कि सड़कें बन रही हैं, वो अगले दिन तोड़ दी जाती हैं, सीवर बन रही है, फिर अगले दिन तोड़ दी जाती है गैस की लाइन। तो ये पैसा जनता का है, और करप्शन नेताओं से भी शुरू हो रहा है। जैसे बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि अगर जो काम नहीं कर रहा है, जो अपने घोषणा पत्र जिस वादों पे आया था वादे पूरे नहीं कर रहा, उसे दोबारा चुनाव ही नहीं लड़ने देना चाहिए, या उसके जो अगली बार अगर लड़े तो उसी घोषणा पत्र को उसमें उसके पासिंग मार्क्स दे के उसे जिताया जाए, हराया जाए। बहुत बड़ी बात बोली आपने, और ये हर नागरिक को ध्यान रखना होगा। मैं साईं जी आपसे एक सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, वर्तमान में बहुत बड़ी चर्चा का विषय चल रहा है ये कुछ दिनों से, क्योंकि संविधान के तहत ही ये सारे काम हो रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि जातियों में बांटा जा रहा है। वर्तमान में यूसीजी को लेकर के भी सबका कहना है कि बिल्कुल छोटे छोटे हर वर्ग के लोग आंदोलन पे मजबूर हो जाएंगे और देश बटेगा। आप इसको किस नजर से देखते हैं? देखिए, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जो नागरिक अपने क्रियाकलापों से भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला होना चाहिए था, उसे अपना घर बार काम धंधा छोड़ के सड़कों पे आना पड़ रहा है। मेरा प्रश्न इन नेताओं से, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो, इन सबसे ये है कि क्या आप लोग अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, जो छोटी छोटी बातों के लिए जनता को सड़क पे आने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अब आते हैं उस बात पर जहाँ पे आपने पूछा कि भाई ये यूजीसी ने क्या कर रखा है। देखिए, यूजीसी कुछ नहीं करती है, यूजीसी केंद्र सरकार का एक उपक्रम है। जैसा केंद्र सरकार के शीर्षस्थ पदों पे बैठे हुए नेतागण उनको कहेंगे करने को, वही वो करेंगे। और इसकी परिणति आपने देख लिया कि भारत जैसे देश में, जहां संविधान ये कहता है कि प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार हैं, लेकिन ऐसे ही देश में इस प्रकार के काले कानून लागू किए जाते हैं जिसमें एक तरफा पक्ष देख करके न्याय देने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी, और ये तक नहीं देखा जाएगा कि सामने वाले का भविष्य चौपट हो जाए, युवा हमारे अपने शिक्षा से वंचित हो जाए, टीचर डर के मारे किसी छात्र को कुछ कहने से हिचकेंगे। क्योंकि एक तो होता है किसी के साथ अन्याय होना, और एक होता है ये सोच लेना कि अरे मेरे साथ अन्याय हुआ, जबकि वो प्रत्यक्ष में नहीं हुआ है। तो ये जो नया यूजीसी का कानून आया है, इसमें ऐसी ही सारी बातें हैं। आज की डेट में भाई साहब आपसे पूछते हैं, युवा इस आजादी का महत्व बहुत ज्यादा नहीं समझ रहे हैं। उनको आज की डेट में वो शहादतों की जो कहानियां हैं, कहानियां ही कहेंगे, वो रोंगटे खड़े कर देने वाली, सिर्फ पिक्चरों में तो वो जरूर एक बार देखते हैं, लेकिन उनके अंदर वो जज्बा देश के प्रति कम होता जा रहा है। इसका क्या कारण है? इसका कारण एक तो राजनीति की उदासीनता भी बहुत कुछ है। क्योंकि आज कहते हैं एक आर्मी जो देश का एक जज्बा था, जो देश सीमा पर जाते थे, आज उनको 4 साल की उन्होंने कर दी है। 4 साल के बाद व्यक्ति क्या करेगा यहाँ आके, जबकि पूरा जीवन जो 4 साल का उसने वहाँ लगाएगा, उसके बाद पूरा जीवन पड़ा है उसका, अंधकारमय बना दिया सरकार ने। तो इसलिए भी कहते हैं थोड़ा उदासीनता बड़ी है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए।
4 साल की जगह अगर वो 5 साल करते, कम से कम तसल्ली हो जाती कि 5 साल के लिए हमें सरकार ने जैसे विधायक सांसद चुनते हैं। शायद ये दुर्भाग्य है देश का, ये अपने अपने विचार है। मैं भाई साहब आपसे एक सवाल लेता हूं, जब देश आजाद हुआ था सिर्फ हिंदू नहीं, सिख ही नहीं, उसमें बड़े बड़े जो है हर धर्म के लोगों ने जो है अपनी शहादत दी थी। कई मुस्लिम ऐसे नाम हैं जो आज रोंगटे खड़े होते हैं उनकी शहादत को सुनते हैं, देखते हैं। उस समय एकता का गुलदस्ता बना हुआ था, लेकिन आज की डेट में मुसलमान का मतलब अक्सर लोगों के दिमाग में नेगेटिविटी आती है। ऐसा क्यों हो रहा है इस देश में? ये सिर्फ राजनीति की वजह से हो रहा है, सिर्फ राजनीति की वजह से है। हिंदू मुस्लिम में बांट रखा है इस देश को, इसलिए कोई इसमें जो है वो बहुत कम और दिख रहा है युवाओं का जज्बा। आप युवाओं के लिए कोई संदेश देंगे? मैं तो युवाओं से यही कहूँगा, इस देश के लिए मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहें। जिस मिट्टी में मिलना है उसी में मिलना है हमें, हिंदुस्तान की मिट्टी में। बहुत बड़ी बात बोली है, क्योंकि ये देश जो आजाद हुआ है ये किसी एक धर्म या एक व्यक्ति से नहीं हुआ है, सभी को मालूम है। हमारे बीच में डीके भाई है, आप पार्षद हैं, आप इस गणतंत्र उत्सव को, आप इस देश को वर्तमान में आप किस नजर से देखते हैं? क्या पूरा सपना शहीदों का पूरा हो चुका है या भी कुछ बाकी है? देखिए ना, हमारा जो देश है, जिन्होंने बलिदान दिया है, कुछ कष्ट झेले हैं। उस टाइम जो कष्ट झेले हैं, लोगों ने फांसी लगाई है, अपना जीवन को त्याग किया है क्या, और उसके बाद भी आज उसको वह समय पे याद किया जाता है। उससे पहले उस मूर्ति में देखो, मूर्ति खाली पड़ी रहती है, वहाँ कूड़ा पड़ा रहता है। मूर्ति में कौवा अगर गंदगी कर दे तो उसे साफ करने वाला कोई नहीं होता। मेरा कर्तव्य है कि ये हमारे देश के, हम देश के लिए कुछ भी करने, हमारा स्वभाव है, हमारा ये नसीब होना चाहिए, हम देश के लिए कुछ भी कर जाएं। बहुत बड़ी बात बोली डीके भाई ने। डीके भाई एक बात और जानना चाहते हैं, सिर्फ साल के 2 ही दिन क्यों देश को याद करा जाता है? क्यों ऐसा होता है कि 15 अगस्त 26 जनवरी रहती तभी थोड़ा सा आदमी को लगता है अच्छा आजादी का पर्व आ गया या गणतंत्र उत्सव आ गया? क्यों नहीं ऐसा फील होता है कि हम इस देश के लिए हर दिन कहीं ना कहीं एक, चाहे जरूरी नहीं कि सड़कों पर आकर के, अपने मन में एक प्रेरणा लेकर के बच्चों को, या ये कमी सरकार की तरफ से होती है या अपने गार्जियंस की कमी होती है कि बच्चों को वो कहानियां नहीं सुनाई जाती जिस वजह से हम ये आजादी का पर्व मनाते हैं? देखिए ना, हम पहले बात तो हमें अपने बच्चों को एक बात कहनी चाहिए कि हमारे बुजुर्गों ने इतना बलिदान दिया, उनकी चर्चा बतानी चाहिए, उनकी बात कहनी चाहिए, जिनको को जागरूक हो आगे वो भी करे। और देश तो हमारा देश है, भारत माता की जय। हम ऐसा कर मिटेंगे कि दुनिया देखते रह जाएगी। भाई साहब, आप वर्तमान में जो स्थिति है, हम देश की बात करें, व्यापार की बात करें, आप व्यापार को, जो देश की आज़ादी के 77 साल हो गए और चाइना हमसे, सभी को मालूम है, अमेरिका हमसे, बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जो, कई कंट्री तो हमसे बहुत साल बाद आज़ाद हुई लेकिन आज हमसे 10 गुना आगे हैं। क्या कारण है इसका? देखिए भाई साहब, इसका कारण ये है कि हम यहाँ धर्म में मर गए। हम यहाँ पीछे यूं रह गए कि आज देखिएगा, हम कहते हैं कि हमारे देश के अंदर, हम कहते हैं कि हमारा देश के अंदर 33 करोड़ देवी देवता हैं, ठीक, और लेकिन एक अमेरिका जिसकी आबादी टोटल 34 करोड़ की है, वो आज हमसे 100 गुना आगे है। तो कारण क्या है? उसका कारण यह है कि हम कभी आगे बढ़ नहीं पाए, हमें किसी ने आगे बढ़ाया नहीं गया, हमें किसी ये नहीं समझाया गया कि आगे कैसे बढ़ना है, किसको, देश को कैसे आगे बढ़ाना है। जो नेता है देश के अंदर, देश को लूट के चले गए, जो आए खा के चले गए। आज ये सोने की चिड़िया जो देश जाना जाता था, क्या ये सोने की चिड़िया रहेगा या चांदी की चिड़िया बन के रह गया, या कुछ चिड़िया नाम का शब्द भी अब रह गया? देश को अंग्रेजों ने उतना नहीं लूटा जितना ही सांसद, विधायक और मंत्रियों ने लूटा। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, देखिए, देश सोने की चिड़िया था और इन्होंने ज्यादा लूटा। आज अंग्रेजों के बनाए हुए पुल 150 साल पुराने पुल अभी भी चल रहे हैं और आज 10 साल बाद पुल धराशायी हो जाता है, तो उसके पीछे भ्रष्टाचार है। तो जब तक भ्रष्टाचार रहेगा, देश कैसे आगे बढ़ सकता है? जोशी जी, ये सब सोच करके रोंगटे खड़े नहीं होते, ये करप्शन देख करके, ये मतलब आप समझ सकते जो मैं पूछना चाह रहा हूँ। पहले तो हम लोग कभी हमें कोई प्रताड़ित करता था, दुखी करता था, तो हमारे पे होती थी कोर्ट। आज बड़ा दुर्भाग्य का विषय जब मैं देखता हूँ कि बलात्कारी और अपराधी, एक कोर्ट देती है उन्हें सजाए मौत, तो दूसरी कोर्ट वो बाइज्जत बरी कर देती है। पहले संविधान में इसमें संशोधन होना चाहिए कि कोई न्यायाधीश, चाहे वो छोटी कोर्ट का हो चाहे बड़ी कोर्ट का हो, वो किसी अपराधी को संरक्षण दे। राजनीतिक संरक्षण से अपराधी बचते जा रहे हैं। जो अधिकारी हैं, जो सस्पेंड होते हैं घूस लेते समय, फिर वो बाद में मालूम पड़ता है दूसरी सरकार में या किसी अन्य तरीके से उनका प्रमोशन हो जा रहा है, और वही अधिकारी फिर हमें कानून का पाठ पढ़ाते हैं। हमारा मानना है कि इस उत्तराखंड को, इस देश को सबसे ज्यादा किसी ने लूटा है,
नेताओं के बाद अगर कोई सबसे बड़ा दोषी है तो यहाँ के अधिकारी है, यहाँ के प्रशासन है। इसमें जनता की भी गलती मानते हैं, उनका साथ देने में, लूट खसोट में, या सिर्फ नेताओं को जिम्मेदार मानते हैं? ऐसा है ना, अगर जनता के बीच से कोई भी आदमी अगर काम कराने जाता है कहीं भी, किसी भी कार्यालय में कहीं भी जाता है, लेकिन वहाँ काम करते नहीं, उसको परेशान करते हैं, कल आना, परसों आना, नरसों आना, फिर उसे बाहर एक दलाल मिल जाता है, उससे कहता है भाई साहब क्या है काम, वो कहता है भाई काम है, उन्हें इनको पैसे दो अभी काम हो जाएगा। जब वो नीचे वो, आप सहमत है इस बात से? देखिए, जनता, मैं यदि किसी हमारे भाई बंधु ने ऐसा सोचा भी है तो मैं उनको एक स्पष्टीकरण दे दूं कि जनता पे दोष देना सबसे अंत में आएगा। सबसे पहले उन लोगों से प्रश्न पूछे जाएं जो उन गद्दियों पर बैठे हैं, जो उन पावर पोजीशन से बैठे हैं, जिन्होंने जनता का ट्रस्ट लेकर के 5 साल के लिए वो दायित्व लिया है। यदि वो उसका निर्वहन नहीं कर रहे हैं तो सबसे पहले उनके सर पे गाज गिरे। उसके बाद इन अधिकारियों, प्रशासनिक जिनकी आप विभागों की बात कर रहे हैं, इनका भी जो स्वतंत्र इनको छोड़ दिया गया है, इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इनसे कोई प्रश्न पूछने वाला नहीं है, तो ये व्यवस्थाएं सुधार करना बहुत आवश्यक है। और मैं जस्सू भाई साहब ने बहुत सारी कम शब्दों में बहुत बड़ी बात बोल दी है। आपको नहीं लगता कि युवाओं के अंदर वो फीलिंग खत्म होती जा रही है, वो जज्बा खत्म होता जा रहा है, वो देश के प्रति जो एक रोंगटे खड़े कर देने वाली बात होती है वो खत्म होता जा रहा है? और क्यों होता जा रहा है इसके बारे में आपसे बात करेंगे। देखो, युवाओं को ना आजकल वो कहते थे कि हर हाथ को रोजगार देना है, लेकिन कुछ सालों से ना उसे 299 का रिचार्ज करा के हर हाथ को रोजगार दे दिया है। तो वो सोशल मीडिया को ओरिजिनल जिंदगी समझ रहा है, आर्टिफिशियल दुनिया में बांध दिया है। इसमें हल्द्वानी व्यापार मंडल अध्यक्ष योगेश शर्मा जी है। योगेश भाई, देश का वर्तमान जो स्थिति है, इसका जो चाहे करप्शन है या चाहे विकास, कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ करप्शन बोल रहे हैं, आप इसको वर्तमान किस नजर से देखते हैं? आप? बहुत गलत हो रहा है। अधिकारी तंत्र बहुत ज्यादा हावी हो गया है, कोई जन सुनवाई नहीं है, समस्या बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इस और किसी का ध्यान नहीं है। सरकार का ध्यान सिर्फ एक ही तरफ है, चालान करो, चाहे वो स्कूटी के हो, बाइक के हो, चाहे दुकानों के हो। ऐसा है, जैसे आपने कहा था कि युवा क्या करेंगे, तो अगर सब युवा ठान लें तो कहते हैं कि मुर्दा लोहे से भी औजार बनाने वाले, सुन लीजिएगा, मुर्दा लोहे से भी औजार बनाने वाले, अपने आंसू को भी हथियार बनाने वाले हमको बेकार समझते हैं ये सियासतदान, मगर हम इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। देखिए, मुझे लगता है अब लोगों के अंदर जो मैं इतनी देर से जगाने की कोशिश कर रहा था, अब लगता है कि शायद वो जो खून था, क्योंकि ये जो रियल में इंडियन जिसे प्राउड फील होता है और गर्व की बात होती है, और ये जो देशभक्तों ने जो शहादत दी है, मैं बार बार इसलिए याद दिला रहा था, ये हमारे पाजी अब शायद सब लोग जाग रहे हैं। मैं यही कहना चाहूंगा, ये जो वर्तमान में अभी एक बहुत बड़ी बात आपने उदाहरण बोली, 86 साल की महिला का भी चालान काट दिया गया है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन बाद में, पहले हम खुद हैं, क्योंकि आवाज नहीं उठाते हैं। सबसे बड़ा कारण है कि हम इतने स्वार्थी हो चुके हैं कि अपने काम धंधे, अपने फैमिली, अपने उसके लिए, हम अपने देश के लिए बाद में सोचते हैं, पहले अपना पेट भरने के लिए, अपनी दुख तकलीफ के लिए सोचते हैं। अगर यही शायद भगत सिंह जी ने सोची होती, या चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, तमाम हजारों ऐसे शहीद हैं, तो आज हम यहाँ खुले मंच पे नहीं खड़े होते। तो हमें सोचना चाहिए, हमें जागना चाहिए। हम दूसरे पे उंगली तब उठा सकते हैं जब हम खुद कोशिश कर रहे हो। आज मुझे लगा कि हमें खुद पहले जागरूक होकर के देश हित के लिए करना चाहिए। और मैं सभी पुनः दर्शकों को, देशभक्तों को बताना चाहूंगा, ये जो 26 जनवरी यश इवेंट इतने साल से जो प्रोग्राम करता है, या 15 अगस्त को करता है, उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि कम से कम मैं अपना फर्ज निभा करके सभी देशभक्तों को कम से कम साल के 2 दिन तो एहसास कराऊं कि आप इंडियन हैं, आप इतनी मुश्किल से खुले मंच के नीचे बैठे हैं, ये आपका फर्ज बनता है। जैसे और कंट्री आजादी के दिन, क्योंकि हमसे बहुत सारी ऐसी कंट्री है, हम ही आजाद नहीं हुए थे, बहुत सारे ऐसे देश आजाद हुए हैं और हमसे बहुत बाद आजाद हुए हैं, जो हमसे कई 100 साल आगे पहुंच चुके हैं। उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि वहां का हर नागरिक जागरूक है। ऐसे आपको जागना होगा। तो इस 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को एक यादगार बनाने के लिए आपकी गूंज एक ऊंचा पुल रामलीला मैदान में एक देशभक्ति शाम आयोजित करने जा रही है, जिसमें कई बॉलीवुड के कलाकार उपस्थित होंगे। तो मैं चाहूंगा कम से कम आप उसको पिकनिक डे ना बना करके 26 जनवरी को अक्सर लोग छुट्टी समझ करके घूमने चले जाते हैं। यही कारण है कि आज हमारे युवा नहीं जाग रहे। अगर हम उनको एहसास करें, चलो जैसे हम कहीं मेले में अपने बच्चों को लेके जाते हैं, या कोई ऐसा मेला होता है, ट्रेनिंग होता है, या कुछ होता है, याद दिलाते हैं, ऐसे ही हम, देश से बड़ा कोई धर्म नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा सबसे बड़ा धर्म हमारा वो देश है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उससे बड़ा कुछ नहीं है। तो इसलिए
आप पहुंचिए 26 जनवरी को शाम 5 बजे ऊंचा पुल रामलीला मैदान में समापन। मैं सनी भाई चाहूंगा। प्यारे दोस्तों, आप सभी के विचार बहुत अच्छे लगे। मीडिया के माध्यम से, विशाल शर्मा जी के चैनल के माध्यम से ये सारी जो आपकी जो विचारधाराएं हैं ये सब जनता उसको देखेगी। और मैं तो केवल इतना ही कहूँगा, कर यारी तो उस यार से जो सब यारों का यार है। कर यारी तो उस यार से जो सब यारों का यार है। बैठा छुप के सबके अंदर वो सबका पालनहार है। सभी का पुनः धन्यवाद। मिलते हैं 26 जनवरी को विशाल के एक और विशाल इवेंट में। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।